नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने 15 जून के इम्पोर्टेंट जितने भी वन डे के करंट अफेयर्स बनते हैं उसको आपके सामने अब एक्सप्लेन करूंगी। आप सभी लोगों को इस पूरे के लिए ये समझना है इस पूरे टॉपिक में कि कौन से टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से हमारे मेंस के लिए। और ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, ये यूपीएससी एग्जाम, यूपीपीसीएस एग्जाम दोनों के रिस्पेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेगा। कुछ चीजें होती हैं जो प्रीलिम्स में काम आती है क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। कुछ होते हैं जिसपे आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी कंटेंट मिलने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मेंस के सवाल जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, करंट अफेयर्स से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों में से हर स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी रूटीन बनाई है पढ़ने की, तो आप सभी लोगों को मेरी एक यहाँ पर सजेशन है कि डेली अपनी स्टडी कीजिए। ज्यादा तो नहीं मैं आपका टाइम लेती, पर आधा घंटा आप अपने करंट अफेयर्स के लिए डेली निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो करंट अफेयर्स की तो गारंटी मिल जाएगी कि चलो सब कुछ कवर हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर होंगे क्योंकि आप डेली क्लास ले रहे हो। अगर आप बीच में स्टॉप करोगे या कोई भी इशू होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, वरना आप पूरा यहाँ पर अपना कर सकते हो। राइट। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ उसके लिए आपकी जो है पीडीएफ भी है। अगर आप ये वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ जो है ये एक्चुअली में पेड रहती है। ये जो वीडियो जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, वीडियो एक्सप्लेनेशन, वो तो फ्री है, लेकिन जो ये वाली पीडीएफ है ना ये पेड रहती है। तो आप पीडीएफ को अब जो है वो ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। स्टार्ट करें भाई लेक्चर को। लेक्चर है हम लोगों का जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन ट्रेनिंग का कॉन्क्लेव। दूसरा है इंडिया और यूएस में होने वाले ट्रेड रिलेशंस के ऊपर। फिर है मेकदातु परियोजना, बहुत न्यूज में रही है। फिर है भूस्तर ओजोन, भारत का दिवाला और शोधन और क्षमता बूट। फिर है भारतीय शहरों को डिकार्बोनाइज करना। तो सबसे पहला आर्टिकल है हम लोग नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, मतलब प्रशिक्षण एक सम्मेलन। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर भारत का पहला एक प्रशिक्षण प्रदर्शनी कन्वेक्शन सेंटर ओपन अप किया गया है, जो कि मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी किससे जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही पुराना मिशन है। और मिशन कर्मयोगी यहाँ पर जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेटर बनाने के लिए। तो अपने इंडिया में जितने भी यहाँ पर लोक सेवक हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को बेटर बनाना, सारे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना, उसके लिए ये पाला पूरा जो है मिशन कर्मयोगी था। और इसी के तहत यहाँ पर ये पूरा एक जो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है इसको ओपन अप किया गया है, जिसमें एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें ये बताएंगे कि भाई जो सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जैसे लबासना में है, तो उसमें हम क्या क्या और प्लान्स को शामिल कर सकते हैं ताकि आईएएस और इन सबको जो है वो एक अच्छे से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि बहुत इसमें डेली अपडेशन की जरूरत होती है इन सारे प्लान्स में। तो ये पूरा मिशन कर्मयोगी है। आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है मिशन कर्मयोगी के ऊपर। कब आया था? 2020 में सिविल सर्विसेज कैपेसिटी प्रोग्राम लोक सेवा क्षमता निर्माण के तहत इस पूरे को बनाया गया है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य है सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता नियंत्रण तंत्र का एक पूरा बनाना, जिसमें सारे के सारे जितने भी लोक सेवक हैं उनकी यहाँ पर एक नींव रखने में मदद मिलेगी। और ऑन साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। दोनों ही जगह पे एक
बेटर एक इंस्टीट्यूट के रूप में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, ताकि हम लोग यहाँ पर जो भी कॉम्पिटेंसीज होती हैं ऑफिसर्स की, भाई हर एक ऑफिसर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक ऑफिसर अपने एक एक चीज में सफल नहीं होता, उसमें जो है परफेक्शनिस्ट करने की कोशिश की जाती है। ये मिशन कर्मयोगी इसी चीजों को यहाँ पर हमें सिखाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी फिलहाल का जो हमारा ये प्रोग्राम पूरा चल रहा है सिविल सर्वेंट को ट्रेन करने का, इस पूरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का लैक होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जितने भी हम लोगों के यहाँ पर सिविल सर्विसेज के प्रोग्राम चलते जा रहे हैं, उसमें ना मतलब कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट आता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि आउटडेटेड हो चुके हैं। आज के समय में नए नए रूल्स आने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें नई आ चुकी हैं। तो उस रिस्पेक्ट में जो पुराने आउटडेटेड रूल्स चल रहे हैं उनको अपडेट करने की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंसी को भी और ज्यादा लाने की जरूरत है। तो उन सब चीजों का यहाँ पर एक चैलेंज है। उस प्रोसेस के लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर, उसी के लिए ये सारे चेंजेस जो है वो किए जाएंगे, और इसी में आगे ये एक चैलेंज के रूप में है जिसको और ज्यादा आगे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है आगे के आने वाले समय में इसी के स्टार्ट किया है कॉन्क्लेव, अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें भविष्य की कल्पना करने, साकार करने की दिशा में एक क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ये वही पूरे पॉइंट्स। अगर आपके एग्जाम में सीधा पूछता है व्हाट इज मिशन कर्मयोगी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, मिशन कर्मयोगी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो आप ये सब बता सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें एक ऐसा मानसिकता को विकसित करना है जिसमें हम लोग सारे की सारे एक नए करिकुलम को डेवलप कर सके, क्षमता निर्माण कर सके, और जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं उन सब एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पर एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा डिजाइन तैयार कर सके जिसमें हम पॉलिसी मेकिंग को बहुत अच्छे से सेट कर सके। और जितने भी यहाँ पर अभी तक के पहले मौजूदा संस्थान है, शैक्षिक केंद्र है, उसमें ही जो नई एक करिकुलम के थ्रू एक अपडेट यहाँ पे लेकर के आ सके। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के लिए स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट आर्टिकल था। अब आता है हमारा इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिलेशन है। देखो भाई, इंडिया यूएस से हमेशा न्यूज में रहा है, इनकी डिफेंस एक्सरसाइजेस, इनके रिलेशंस बहुत न्यूज में रहते हैं। अब बात आती है कि अभी यहाँ पर एक रिव्यू किया गया है कि भाई कितना एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है उसके। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जितना भी निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उन सब में पूरा एक तय किया गया है कि भाई किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। यूएसए जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमेशा से रहा है। यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो 78 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, और इम्पोर्ट जो है वो 50 बिलियन डॉलर्स तक। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा है। यूएई के साथ भी है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट आइटम वहां पे जाती है, भारत से अमेरिका को जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम, पॉलिश किए हुए हीरे, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, हल्का तेल, पेट्रोलियम, जमे हुए झींगा, ठीक है, फ्रोजन श्रिम्प होते हैं जो, और इस तरीके से जो बनाए जाते हैं बने बनाए सामान, वो सब, ये सारा सामान जो है वो कहाँ भेजा जाता है? भारत से अमेरिका को निर्यात किया जाता है। वही वही जो अमेरिका से प्रमुख आयात की जाने वाली चीजें हैं जो हम यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो पेट्रोल, कच्चा हीरा, प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, अपशिष्ट, स्क्रैप और बादाम, ये सब चीजें हैं। ठीक है भाई, तो ये एक अभी इसकी रिव्यू हुई है। तो हमारे से एग्जाम में सीधा सीधा इस पे सवाल बन सकता है कि क्या इंपोर्ट कराया जाता है और क्या एक्सपोर्ट कराया जाता है। अब इसमें अगर मैं प्रॉब्लम्स पूछूं कि भाई इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, काफी अग्रीमेंट्स साइन हुए, ठीक है, लेकिन ट्रेड रिलेशंस में कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे कंसर्न है? तो सबसे पहले भारत की इच्छा वरीयता की सामान्यकृति प्रणाली के दौरान जो है इसको शुरुआत फिर से किया गया। कृषि आधारित वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी से संबंधित वस्तुओं में अमेरिका को अधिक बहुत जो है वो मिल रही है। डिजिटल टैक्सेस लगा रहा है यूएस से, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में भी अपील निकाय में नियुक्तियों को अमेरिका द्वारा बाधित किए जाने की भी शिकायत करी है। तो ये सब इंडिया की समस्याएं हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। आईपीआर से जुड़ी हुई भी है, टोटलाइजेशन से भी जुड़ी हुई है।
और अगर मैं वही बात करूं अमेरिका की क्या प्रॉब्लम्स है, तो अमेरिका की प्रॉब्लम में पहली है भारतीय कंपनियों का उच्च बाजार पहुंच, डिजिटल डेटा का आसान फ्लो होना। डेटा सुरक्षा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मतलब एक बहुत ज्यादा कड़े नियम नहीं है कि हम लोग किस तरीके से इंडिया और यूएसए में जितना भी डिजिटल फ्लो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्यापार में घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। और अमेरिका का ऐसा कहना है कि जो आत्मनिर्भर भारत है ये एक संरक्षणवाद का ही साधन है। ठीक है, इसमें आगे क्या चीजें की जा सकती हैं? अमेरिका के बाजार तक पहुंच के लिए एक मुक्त मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होना चाहिए। और इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करे अपने खुद के मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर। और डब्ल्यूटीओ में जो समान विचारधारा के जो लोग हैं, लाइक माइंडेड डेवलपिंग नेशंस हैं, उन सबके साथ ज्यादा जो है वो फॉरवर्ड अपना होकर के आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से अभी का ये रिव्यू आया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया। बाकी ये डेटा है, आप देख सकते हैं इंडिया का ट्रेड जो है वो यूएस के साथ सरप्लस में रहता है। और वही मैं बात करूं चाइना के साथ जो ट्रेड है वो डेफिसिट में रहता है। हम लोग चाइना से इंपोर्ट कम करते हैं, और जो चाइना का मतलब चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा काफी कम है। तो यहाँ पे हम डेफिसिट में रहते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यूएई की, यूएसए की, इन सबके साथ हम लोग ट्रेड हमेशा सरप्लस में रहते हैं। ठीक है, अब अगर ये सब चीजें सही चलती रहती हैं तो किसी भी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, उसका क्राइसिस नहीं आता। अगर कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन भी अराइज हो जाती है, कि देश में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कावेरी नदी और मेघदातु प्रोजेक्ट। कावेरी प्राधिकरण की बैठक में मेघदातु बांध पर चर्चा किए जाने की संभावना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कावेरी प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें क्या होगा कि अभी दिल्ली में होने वाली, जिसमें कावेरी रिवर के ऊपर जो है पूरा एजेंडा होगा। अभी एजेंडा क्लियर नहीं है, पर यही बात है कि भाई अभी मॉनसून आने वाला है, और जो पूरा मॉनसून का पैटर्न है वो कावेरी रिवर पे भी जाएगा, मतलब बारिश की बूंदे। तो उस तरीके से क्या फ्लो है, तो वो है एक अभी। और इसी के ऊपर एक मेघदातु प्रोजेक्ट चल रहा है, न्यूज में रहता है ये लोग काफी, कहाँ पर है, तो उसका ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ऐसी चर्चा हुई। तो अगर मैं कावेरी रिवर की बात करूं तो इसका भाई देखिए आप, ये तला कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज ये कहाँ पर है? कूर्ग में। कूर्ग या कोगाड़ू सेम ही बात है, उस डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में फ्लो करती है। और इसे कई बार कावेरी की ये स्पेलिंग में लिखते हैं और कई बार ये स्पेलिंग भी लिखते हैं। इसकी और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि हारंगी, हेमवती, शिमचा, अर्कावती। और ऐसे ही राइट बैंक की तरफ से जो मिलती है कावेरी ऐसे फ्लो करती आ रही है। कुछ इसको इस साइड से मिलती है, लेफ्ट साइड से, कुछ इसको राइट साइड से मिलती है। तो राइट साइड में काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती है, और ये सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, इसे कई बार गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये रिवर जो है वो काफी बड़ा अपना अच्छा खासा डेल्टा भी बनाती है, तो बहुत बड़ा नहीं पर डेल्टा बनाती है। ये रिवर जो है वो 3 स्टेट कवर करती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आप देख सकते हो मैक्सिमम जो इसका पानी फ्लो होता है वो तमिलनाडु में किया जाता है। तो तमिलनाडु इसमें टॉप करता है, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे केरल और पुडुचेरी। अब जब इसके ऊपर कावेरी रिवर का डिस्प्यूट भी हुआ था ना, उस डिस्प्यूट में भी जो सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल बनाई गई थी उसके लिए, और उस ट्रिब्यूनल में भी ये भी यही फैसला दिया गया था कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी ये 4 जो है ना, इसी हिसाब से डिवीजन पूरा किया जाएगा। ये 4 में ही पानी का एलोकेशन होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पानी तमिलनाडु को मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये फ्लो भी ज्यादा करती है और वहां के लोगों की डिपेंडेंसी भी है इसके ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक होनी चाहिए, उसके बाद फिर केरल होनी चाहिए, उसके बाद फिर पुडुचेरी होनी चाहिए, और ये सही चीज है। इस पूरे डेल्टा के रीजन में जो है सबसे अच्छी खासी फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जैसे कि ब्लैक, रेड, लेटराइट, एलुवियल, ये सारी मिलती है। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? रेड सॉइल यहाँ पे मिलती है। तो ये जितने भी मैं फैक्ट्स बता रही हूँ ना, ये सब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना रिवर्स का टॉपिक पढ़ो। मेरा यही सजेशन है हर स्टूडेंट को, जब भी आप रिवर्स पढ़ रहे हो, रिवर्स का ओरिजिनेशन पॉइंट, रिवर कहाँ को ड्रेन कर रही है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी, रिवर पे डैम कौन से बने हुए हैं, ये 4 पॉइंट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी हालत में।
ये 4 पॉइंट तो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जब साउथ वेस्ट की तरफ से मॉनसून आता है तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। यहाँ पर एक शिवा सुद्रम फॉल्स भी बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए फॉल्स के नाम। ठीक है। एंशियंट तमिल लिटरेचर में इस रिवर का नाम दिया गया है जिसका नाम है पोन्नी। जैसे आप पढ़ते हो झेलम नदी, झेलम नदी को सबसे पुराना नाम क्या दिया गया है? वितास्ता। वितास्ता नाम दिया गया झेलम नदी का। ऐसे ही बाकी नदियों के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। झेलम का नाम है, इंडस मतलब सिंधु, सिंधु का भी नाम दिया गया है, रावी, ब्यास, सतलुज। सबको पता है ना ये पुराने पुराने नाम, एंशिएंट नेम सबको लर्न होने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइए, पुरुषिनी कौन सी रिवर का पुराना नाम है, एंशियंट नेम है? ये एंशियंट नेम का टॉपिक आपको लर्न करके जाना है। तो पुरुषिनी किसका है? जिसको पता हो गूगल किए बिना एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं पता है तो लिख लो, इन सबके नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है। तो ये हो गया कावेरी रिवर के बारे में, और इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मेटूर डैम। ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु। अब जो ये एक और यहाँ पर है मेकदातु प्रोजेक्ट। मेकदातु प्रोजेक्ट मतलब गोट स्लीप, बकरी की छलांग इसको बोला जाता है। और ये मेकदातु जो प्रोजेक्ट है ये कावेरी और अर्कावती रिवर जो यहाँ पे मिलती हैं वहां पे बनाया गया, जो कि पहली बार 2013 में अनाउंस किया गया था। जिसमें ये बोला गया था कि भाई 4.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बैंगलोर में ट्रांसफर किया जाएगा और 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके लिए कर्नाटक कह रहा है कि वो एक ग्रेविटी डैम बनाना चाहता है। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है तमिलनाडु इम्पोज कर अपोज कर रहा है कि कर्नाटक ये काम ना करे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर कभी भी ऐसा यहाँ पे एक रिजर्वॉयर बनाया जाएगा तो तमिलनाडु को ये डर है कि भाई कर्नाटक जो है यहाँ पर अपने यहाँ पर पूरा एक वाटर का ट्रांसफर कर लेगा, कावेरी के जल में अपने हिस्से में धोखाधड़ी कर देगा। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटक ये भी कहता है, मतलब तमिलनाडु ऐसा कहता है कि भाई कभी भी कर्नाटक हमारी परमिशन के बिना जो है ये काम नहीं कर सकता, डैम नहीं बना सकता। तो ये एक इशू चल रहा है इसके ऊपर, ये काफी बड़ा इशू है। ये रहा मेकदातु रिवर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु और इस पे के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी और अर्कावती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है ये पूरा। तो इस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट न्यूज में है मेकदातु। ठीक है भाई। फोर्थ टॉपिक है ग्राउंड लेवल ओजोन की। अभी हमारी साइंस और एनवायरनमेंट का सेंटर ने ये बताया कि साउथ दिल्ली जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन से सबसे ज्यादा खतरे में। मार्च से मई के बीच में 8 घंटे से भी ज्यादा एवरेज की ओजोन वहां पे देखी गई है। मतलब एक ऐसी गैस होती है जो अर्थ के सरफेस के अबव ग्राउंड लेवल पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कही जाती है। कलरलेस की एक इरिटेटिंग गैस होती। ठीक है। जो कि साउथ दिल्ली का जो रीजन है, साउथ दिल्ली में लाजपत नगर, जीके, डिफेंस कॉलोनी, काफी रीजन आते हैं दिल्ली के, वहां पे ये चीज देखी गई है। और इसमें जो है वो ऑर्गेनिक ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखे गए हैं, जो कि कोयले के जलने से, मोटर व्हीकल्स में जो हम तेल डालते हैं उससे, इंडस्ट्रीज पावर प्लांट से निकल के आता है। तो ये सारा जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन से देखा गया है कि उसमें ये चीज रिलीज हुई है। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सीधा सीधा उस पर अटैक करता ही करता, आप जानते हैं, अस्थमा, और बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करना, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ ही साथ लंग्स के लिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक होते हैं। ठीक है भाई। जो पूरा का पूरा यहाँ पर वायु मार्ग है उसमें सूजन और क्षति पहुंच सकती है, फेफड़े का संक्रमण यहाँ पे बढ़ सकता है। वन उद्यान और वन्य जीव आश्रयों में ये आराम से जो है वो देखने को मिलते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये काफी ज्यादा अब देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे भी ओजोन जो है ना वो एक बनती जा रही है, जिसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आप उसके इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं कि अगर हम इस तरीके की ग्राउंड लेवल ओजोन को ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे ट्रिगर हो सकती हैं, और ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचता है।
ब्रेथ यहाँ पे मतलब सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है इस पूरे से। ठीक है भाई, अस्थमा बढ़ सकता है। तो ये एक साउथ दिल्ली में देखा गया। तो ग्राउंड लेवल ओजोन याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोस ऑक्साइड के कण जो है वो शामिल होते हैं। अगला है भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड बनाया गया है। इन्होंने ये बोला है कि भाई कि 100 करोड़ से अधिक जो भी संपत्ति होती है उसकी स्थिति में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के अनिवार्य ऑडिट को निर्धारण करना चाहिए। पहले मैं ये बोर्ड के बारे में बता दूं, 2016 में आया था। वही है कि किसी पर्सन को जो है अपने सारी चीजें जो है उसके पास से चली गई है, उसका दिवाला निकल गया है, उसके लिए ये बोर्ड को अलग से स्थापित किया गया था। ये अपने तरीके से पूरा काम करता है, आप इसको रीड कर सकते हो यहाँ पर। ये जो है जब भी किसी पर्सन का जो उसके असेट होते हैं वो खत्म हो गए हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए यहाँ पर उसके ऊपर बहुत तगड़ा लोन चल रहा है, एक ऋण चल रहा है, फिर भी उसके सारे असेट और सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इस बोर्ड के अंदर जो है ये अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर्स अलग से होते हैं। 3 मेंबर जो है वो अलग अलग कैटेगरी से होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, अलग अलग मिनिस्ट्री से हो सकते हैं। एक मेंबर इसमें से आरबीआई के तहत के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। बाकी और अदर मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो टर्म होता है ऑफिस का, इनका 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स होता है। या तो ये 5 साल कंप्लीट कर ले या फिर 65 साल की उम्र को कंप्लीट कर ले, तब रिटायरमेंट एज। लास्ट है हम लोगों का, भारतीय शहरों को डीकार्बोनाइजेशन करना है। अगर हम किसी भी भारतीय शहर को ये चाहते हैं कि वहां पर जो कार्बन का अमाउंट है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाए, तो कार्बन के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं भाई कि कार्बन का जो पूरा अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दे, तो उसके लिए हम क्या क्या यहाँ पे स्टेप ले सकते हैं। ऐसा बोला गया कि 2050 तक आते आते जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो 7 अरब तक उनकी संख्या पहुंच जाएगी। तो उसकी वजह से हमें पता है कि भाई पूरे के पूरे कार्बन के प्रोसेस में बड़ा नुकसान होगा। कार्बन का प्रोसेस बड़ा ही ज्यादा यहाँ पर घातक साबित हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर मतलब आगे चल के इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वेदर में चेंज हो तो आप देख रहे हैं आज भी हो रहा है, जान जा सकती है, असेट में नुकसान होगा, लोगों के वेलबींग में नुकसान होगा। ठीक है, लो कार्बन सिटीज होंगी तो उसका क्लाइमेट चेंज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा करना भी तो बहुत जरूरी है ना, लो कार्बन सिटी लेके भी आना। मतलब कि हमें एक ऐसी सिटी का निर्माण करना है जहाँ पे जितने भी कार्बन उसके जो एक वो होते हैं ना एमिशंस, वो बहुत कम हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी कार्बन एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है, वो सब किसके तहत होता है, वो सब कुछ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा ना जिसमें इन सारी चीजों को हम रिड्यूस कर सके। तो एक अलग से एक शहरी एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें हम ये सारी चीजों को रिड्यूस करके एक अलग से आप कह लीजिए कि सिस्टम तैयार करना है। ठीक है, तो उस सिस्टम के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दोनों ही साइड्स पर, डिमांड और सप्लाई दोनों की साइड्स पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हमें क्या यहाँ पर एक मॉडल तैयार करना है, अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव, ऊर्जा की मांग को कम करना है और जितनी भी ऊर्जा है उसमें जीवाश्म ईंधन की मांग को स्थापित करना है। तो इसे ही हम कहते हैं डीकार्बोनाइजेशन। इसके अंदर जो ये टॉपिक है ये आपसे अगर पूछता है कभी भी मेंस के आंसर में, कार्बन एमिशंस के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, कुछ क्या कर रही है, तो उसमें आप इस चीज को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डीकार्बोनाइजेशन के लिए काफी सारे स्टेप्स को यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए आप ये लर्न कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं भाई, सेक्टर बना दो अलग अलग यहाँ पर, एनर्जी के लिए बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब बना दो। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्राइमरी सोर्स रखो हर चीज के लिए, जैसे चाहे कोई भी चीज को यहाँ पर करना हो, इलेक्ट्रिसिटी को मेन जो है वो एक सोर्स बनाना चाहिए। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव, वो बताई था मैंने आपको कि अवॉइड करें, शिफ्ट करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें।
साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल जो टेक्निक्स होती है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। और बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हमारे एनर्जी सिस्टम जो है वो पूरे किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं, राइट। आपकी जितनी भी एनर्जी सप्लाई की नीड्स होती हैं वो हम किसी ना किसी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए। तो जरूरी है कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाए उसमें एनर्जी का कम से कम यूज करना ही एक इफेक्टिव वे के रूप में होना चाहिए। मतलब ऐसा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा फॉलो अप भी किया जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको ओवर होता है। आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो मैंने आपको पहले भी ये करवाया हुआ है सीएसीपी के बारे में। याद है कल की क्लास में हमने एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कंप्लीट किया था, और इस एमएसपी में हम लोगों ने समझा था कि ये जो पूरे इसका जो एक सॉल्यूशन होता है या कितना एमएसपी रहेगा किस प्रोडक्ट के लिए वो सीएसीपी डिसाइड करती है। ठीक है, पहले इसका नाम हुआ करता था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी। अब यहाँ पर इसका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर मतलब अब इसका नाम ये चेंज कर दिया गया 1985 में। पहले इसका नाम होता था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी। अब इसका नाम चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है, जो कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारी स्टेटमेंट ठीक है, आप इसको पढ़ो यहाँ पर पूरा, इस स्टेटमेंट्स को रीड करो। पहले एपीसी बनाया गया था 65 में ताकि सारी चीजों के ऊपर ये बताए पॉलिसीज, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और आज के टाइम पे ये एमएसपी को पूरा बताती है कि किस पे कितना एमएसपी होना चाहिए। और ये अभी हाल फिलहाल के लिए ब्राइस बॉक्स पे बताया जाता है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि इशू चल रहा था, चंडीगढ़ हाईवे पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, और ये पूरा इशू जो चल रहा था उसको स्टॉप करने के लिए इसको, मतलब ये न्यूज में था इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया, क्योंकि किसी ना किसी टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ न्यूज में रहता है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट है भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 से इंडिया में चल रहा है, जो कि यूएनईपी का ही प्रोग्राम है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज अपना फंडिंग देती हैं। और ये सबसे बड़ा एक ऐसा कह सकते हो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, ताकि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस के मामले में जो असिस्टेंस है ना वो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए और हर व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। क्लियर हुआ सबको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप लोग लर्न करेंगे, समझेंगे, इससे सीधा सीधा सवाल बनते हैं। और ये सब कुछ आपको लिखना है, जितनी भी चीजें हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं कोई इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज का सारा एनालिसिस आपके सामने आता है। अगर आपको लगे मुझे और भी पढ़ना है तो आप लोग क्या करें, आप सभी लोग जो मेरे वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, जनवरी मंथ से अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पर, वीकली जो जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको लर्न करें साथ साथ, प्लस जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर उनको पढ़ सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप अगर कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर में और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप डेली भी फॉलो कर रहे हो, आप वीकली वाला भी फॉलो कर रहे हो, आप मंथली वाला भी। इससे ज्यादा तो सब कुछ ही हो जाता है। कई चीजें जो डेली में मिस हो गई वो वीकली में कवर हो जाती है, जो वीकली में मिस हो गई वो मंथली में कवर हो जाती है। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीका हो जाता है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये टोटल आपको कवर अप कर लेना है, पूरा का पूरा कवर अप करना है, सारी की सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को लर्न कर लेना और लिख लेना इन सारी चीजों को, सारे के सारे फैक्ट्स, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 6 आर्टिकल्स और 2 क्वेश्चन, 8 आर्टिकल्स आप डेली कवर अप कर रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स जितने ज्यादा बनाओगे, अपने हाथों से चीजों को लिखोगे, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि लिखी हुई चीज मैक्सिमम टाइम के लिए रिटेन हो पाती है, राइट। आप सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि लिखी हुई जितनी भी बातें होती है वो आप लंबे समय के लिए अपने दिमाग तक रखते हैं, क्योंकि आपने खुद से लिखा हुआ। तो इस टाइप से आप इस पूरे के पूरे लेक्चर्स को कवर अप कीजिए, सारा कुछ लिखिए इसके अंदर। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी जो भी होगी वो पूरी सॉल्व करी जाएगी। बाकी
ये 6 आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। ये जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीलिम्स बेस्ड होती है, कि भाई प्रीलिम्स पे उसमें फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन यूपीपीसीएस में या यूपीएससी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आज के पूरे आर्टिकल में मेंस के लिए आपको जो पढ़ना है, एक तो डीकार्बनाइजेशन वाला, कार्बन्स में क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, और एक इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि इंडिया यूएस के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। उसमें एक टॉपिक ट्रेड का भी है, तो जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टॉपिक है ना, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सवाल बन सकते हैं कि क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी कमोडिटीज है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको आप मिस नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसको आप लिख लो सारी चीजों को, और लिख करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के पूरे लेक्चर में मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपका इंडिया यूएस के, अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, मैं उसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, तो आप इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशन जरूर पढ़ के जाइए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।